शाहरुख खान जब किसी सीन के लिए कैमरे के सामने खड़े होते हैं तो उनके सामने सिर्फ कैमरा नहीं होता, उनके सामने उम्मीदों की एक भीड़ होती है जो सपना देखती है कि अगले कुछ सेकंड में ये आदमी अपनी बाहें फैलाएगा और जैसे सब कुछ रुक जाएगा। यही वो इमेज है जो 3 दशकों से भारतीय दर्शकों के दिल में बसी हुई है। शाहरुख खान एक युग है, एक इमोशन है, एक कनेक्शन है। उन्हें कई उपाधियां मिली हैं, बादशाह, किंग खान और सबसे बड़ी किंग ऑफ रोमांस। ये अंतिम उपाधि ही उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है और साथ ही सबसे बड़ी विडंबना भी। क्या कभी हमने सोचा है कि शाहरुख की यह पहचान एक उपलब्धि है या एक सीमा? शाहरुख खान के करियर का एनालिसिस करें तो एक दिलचस्प सच्चाई सामने आती है। रोमांटिक इमेज में कैद होने के लिए सिर्फ वो अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि दर्शकों की भी इसमें बड़ी भूमिका रही है। एक बेहद प्रतिभाशाली और प्रयोगधर्मी अभिनेता को बार बार एक खास फ्रेम में वापस धकेला गया और दर्शकों ने उसके हर नए प्रयोग को नकार कर उसे सिर्फ बाहें फैलाते हुए देखना चाहा। दरअसल शाहरुख खान का करियर इस बात का सबूत है कि बड़ा कलाकार जितना अपने टैलेंट से बनता है उतना ही अपने दर्शकों की इच्छाओं से भी गढ़ा जाता है। और इस रोमांटिक इमेज के पीछे जितनी जिम्मेदारी फिल्म मेकर्स की है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी दर्शकों की है। शाहरुख ने बार बार इस सांचे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लगभग हर बार उन्हें नाकामयाबी का सामना करना पड़ा और हर नाकामयाबी ने उन्हें वापस उसी फैली हुई बाहों वाले सेफ जोन में धकेल दिया जिसे दर्शकों ने उनकी नियति बना दिया था। शाहरुख की फिल्मी यात्रा रोमांटिक हीरो की छवि के साथ शुरू नहीं हुई थी। अर्ली 90s में जब हर दूसरा एक्टर आदर्श प्रेमी की इमेज में फिट होना चाहता था, तब दिल्ली से आया ये लड़का कुछ और लेकर आया था, एक किस्म की बेचैनी। फौजी और सर्कस जैसे टीवी शोज में उनकी एक्टिंग ने पहले ही ध्यान खींच लिया था, लेकिन फिल्मों में आने के बाद शाहरुख ने वो किया जिसकी हिम्मत बहुत कम नए एक्टर्स में होती है। उन्होंने विलन बनने की हिम्मत दिखाई। बाजीगर, डर और अंजाम, ये वो 3 फिल्में थी जिन्होंने शाहरुख को एक अलग किस्म की पहचान दी। वो नायक नहीं थे, लेकिन फिर भी दर्शक उनसे नफरत नहीं कर पाए। उनकी आंखों में पागलपन था, मगर वो पागलपन इंसानी था। डर में जब वो हकलाते हुए किरण का नाम लेता है तो वो महज एक विलन का डायलॉग नहीं रह जाता, एक बेचैन आत्मा की आवाज बन जाता है। शाहरुख ने ऐसे किरदार निभाए जो उस दौर के नायक की ट्रेडिशनल छवि से एकदम उलट थे। उन्होंने साबित किया कि वो पारंपरिक नायकत्व की बेड़ियों से परे जाकर अभिनय कर सकते हैं। यहां तक सब कुछ एक्सपेरिमेंटल था। यह दौर उनके एक्टिंग टैलेंट की वर्सटैलिटी का सबूत था। फिर आया 1995। यहां से शाहरुख के करियर ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जिसके असर ने एसआरके और इंडियन सिनेमा पर कभी न मिटने वाले निशान छोड़े। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन साबित हुई। परिवार और परंपरा का सांस्कृतिक घोषणा पत्र बन गई। इस फिल्म की अभूतपूर्व और लॉन्ग टर्म सफलता ने शाहरुख के माथे पर रोमांस का राजा का ताज सजा दिया। राज मल्होत्रा का किरदार आदर्श प्रेमी का सिनोनिम बन गया। वो प्यार करना जानता था, साथ ही पारिवारिक मूल्यों में भी आस्था रखता था। वो प्यारा प्रेमी तो था ही, अच्छा बेटा बनने के भी सरासर काबिल था। उसकी फैली हुई बाहें, उसकी मुस्कान, उसका शरारतीपन, उसके आंसू और उसकी इमोशनल डेप्थ, इन सब ने मिलकर एक ऐसा रोमांटिक आइकन गढ़ा जिसकी परछाई से आज तक शाहरुख खान निकल नहीं पाए हैं। डीडीएलजे की सफलता ने शाहरुख के करियर को बेमिसाल ऊंचाई दी, लेकिन साथ ही एक अनदेखा बोझ भी दे दिया, एक टाइप कास्टिंग। दर्शकों ने उन्हें एक खांचे में डाल दिया। वो रोमांस के बादशाह बन गए और जैसे जैसे साल बीतते गए ये खिताब उनके लिए ताज से ज्यादा जंजीर साबित हुआ। यहीं से विडंबना शुरू हुई। दर्शकों ने जिस अभिनेता को राज और राहुल के रूप में गले लगाया, उसे वो किसी और रूप में स्वीकार करने को तैयार ही नहीं हुए। डीडीएलजे की सफलता के बाद बॉलीवुड की मशीनरी और दर्शकों की अपेक्षाएं एक खास दिशा में मुड़ गई। इंडस्ट्री ने समझ लिया कि शाहरुख प्लस रोमांस इज इक्वल टू सफलता, और यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला जिसने शाहरुख को एक फ्रेम में कैद कर दिया। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, परदेस, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, देवदास, कल होना हो, वीर ज़ारा, एक के बाद एक सभी ये फिल्में कमर्शियली कामयाब होती रही और शाहरुख की रोमांटिक छवि को और भी मजबूत करती गई। किसी भी बड़े अभिनेता के भीतर 2 हिस्से होते हैं, एक जो दर्शक के लिए होता है और एक खुद के लिए। शाहरुख ने कई इंटरव्यूज में कहा है कि वो सेल्फ मेड हैं, लेकिन साथ ही ऑडियंस मेड भी हैं। उनकी लोकप्रियता का आधार ही जनता है,
लेकिन जनता का ये प्रेम धीरे धीरे उन्हें सीमित भी करता गया। शाहरुख ने कई बार कोशिश की कि वो इस दायरे से बाहर निकले, लेकिन हर बार उन्हें एक ही जवाब मिला, हमें वो शाहरुख चाहिए जो बाहें फैलाए। उनके करियर का ग्राफ साफ दिखाता है कि उन्होंने कई बार सेफ जोन छोड़कर चैलेंजिंग भूमिकाओं का चुनाव किया, लेकिन हर बड़े प्रयोग के बाद बॉक्स ऑफिस की विफलता ने उन्हें और उनके प्रोड्यूसर्स को एक कड़ा संदेश दिया, हम आपको सिर्फ प्यार में डूबे हुए देखना चाहते हैं। यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसमें एक सुपरस्टार अपनी ही इमेज से लड़ता है। शाहरुख खान कभी भी एक फ्रेम में कैद रहने वाले आर्टिस्ट नहीं थे। उनके भीतर का कलाकार लगातार कुछ नया, कुछ अलग करने की चाह रखता था और उन्होंने कोशिश भी की कई बार, बार बार, लेकिन हर बार दर्शकों ने उनके प्रयोगों को सिरे से खारिज कर दिया। नई सदी की शुरुआत में शाहरुख ने खुद अपने प्रोडक्शन में जो फिल्म बनाई वो कुछ अलग करने की ख्वाहिश का ऐलान था। फिर भी दिल हिंदुस्तानी के बारे में बाद के सालों में हर फिल्म क्रिटिक ने यही कहा कि ये वक्त से आगे की फिल्म थी। मीडिया का जो भस्मासुर अब पूरी ताकत से हिंदुस्तान पर हमलावर है, इस फिल्म ने 25 साल पहले ही उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ये फिल्म मीडिया की सनसनी के लिए दीवानगी को पूरी तरह एक्सपोज करती है, जो टीआरपी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिल्म में तगड़ी मैसेजिंग थी, लेकिन दर्शक तैयार नहीं थे। उन्हें शाहरुख से हंसी और रोमांस चाहिए था, न कि सिस्टमिक सटायर। 2001 में आई संतोष सिवन की अशोका भी शाहरुख के करियर का एक महत्वपूर्ण प्रयोग था। ये एक पीरियड फिल्म थी जिसमें शाहरुख ने सम्राट अशोक का किरदार निभाया। फिल्म टेक्निकली और विजुअली बहुत मजबूत थी। शाहरुख ने एक योद्धा के किरदार में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, लेकिन भारतीय दर्शकों ने इस महाकाव्यात्मक ड्रामा को स्वीकार नहीं किया। फिल्म फ्लॉप रही, हालांकि इसका संगीत बहुत पॉपुलर हुआ। वैसे क्रिटिक्स की यह आलोचना सही ही थी कि यह फिल्म शाहरुख की फिल्मोग्राफी की एक कमजोर फिल्म थी, लेकिन शाहरुख की कुछ अलग करने की इच्छा का उदाहरण तो थी ही। आशुतोष गोवारिकर की स्वदेश शाहरुख खान के करियर की सबसे परिपक्व और सार्थक फिल्मों में से एक है। भला की संवेदनशील और दिल से निकली हुई फिल्म। नासा साइंटिस्ट मोहन भार्गव के किरदार में शाहरुख ने अपनी टॉप 3 में से एक परफॉर्मेंस दी है। फिल्म में कोई ग्लैमर नहीं था, कोई आइटम नंबर नहीं था, कोई भव्य दिव्य सेट्स नहीं थे। ये एक सादा ईमानदार कहानी थी जो भारत की जड़ों से जुड़ी थी। समीक्षकों ने फिल्म को भरपूर सराहा और शाहरुख के हिस्से भी इफरात में तारीफें आई, लेकिन दर्शकों को शाहरुख का यह सामान्य अवतार पसंद नहीं आया। वो उन्हें स्विट्जरलैंड में बाहें फैलाते देखना चाहते थे, न कि किसी दूर दराज के गांव में बिजली का इंतजाम करते हुए। दर्शकों ने कहा, ये हमारा शाहरुख नहीं है। स्वदेश के अगले ही साल शाहरुख ने एक और प्रयोग किया। वो लोक कथाओं की दुनिया में प्रवेश कर गए। अमोल पालेकर डायरेक्टेड पहली एक फैंटेसी ड्रामा थी जो एक राजस्थानी लोक कथा पर आधारित थी। यह मशहूर साहित्यकार विजय दांदेथा की कहानी दुविधा पर बनी फिल्म थी और इसे शाहरुख ने प्रोड्यूस भी किया था। एक भूत और एक इंसान के दोहरे किरदार में शाहरुख ने अपने टैलेंट का भरपूर प्रदर्शन किया। फिल्म विजुअली मंत्रमुग्ध करने वाली थी और इसका संगीत आत्मा तृप्त करने वाला। इसे भारत की तरफ से ऑस्कर में भी भेजा गया, लेकिन दर्शकों ने इसे भी नकार दिया। रावण शाहरुख खान की टेक्नोलॉजिकल दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। जब भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो और विजुअल इफेक्ट्स अभी नया कॉन्सेप्ट था, शाहरुख खान ने इस शैली में एक महत्वाकांक्षी फिल्म बनाने का जोखिम उठाया। जब भारत में सीजीआई और वीएफएक्स की समझ अभी बन ही रही थी, शाहरुख ने अपने पैसे और दिमाग से एक टेक्नोलॉजिकल प्रयोग किया। ये फिल्म विजुअल इफेक्ट के स्तर पर इंडिया के लिए एक बड़ी छलांग थी। ये शाहरुख का सबसे बड़ा, सबसे एम्बिशियस और सबसे महंगा प्रयोग था। एक सुपर हीरो साई-फाई फिल्म जो भारतीय सिनेमा को हॉलीवुड के स्तर पर ले जाने का इरादा रखती थी। रावण के एक्शन सीक्वेंस उस समय के भारतीय मानकों से कहीं आगे थे, लेकिन दर्शकों और आलोचकों ने फिल्म को मिला-जुला प्रतिसाद दिया। कहानी को कमजोर बताया गया और फिल्म अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। दिलचस्प बात यह है कि रावण की तकनीक और विजन को बाद के वर्षों में भरपूर सराहा गया। शाहरुख ने भारतीय सिनेमा में सुपर हीरो शैली के लिए रास्ता खोला, लेकिन खुद इसका फल नहीं पा सके। मनीष शर्मा की फैन शाहरुख के करियर की सबसे साहसिक फिल्मों में से एक थी। इसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई, सुपरस्टार आर्यन खन्ना और उसका जुनूनी फैन गौरव। गौरव का किरदार खास तौर से चैलेंजिंग था, क्योंकि ये एक मानसिक रूप से अस्थिर युवक का किरदार था जो अपने आइडल से ऑब्सेस्ड है। शाहरुख ने प्रोस्थेटिक मेकअप के साथ खुद को पूरी तरह बदल दिया। उनका एक्ट खास तौर से गौरव के किरदार में असाधारण था। फिल्म सेलिब्रिटी कल्चर, फैंडम और स्टारडम की अंधेरी सच्चाइयों पर एक तीखी टिप्पणी थी। ये एक बोल्ड और डार्क फिल्म थी जो पारंपरिक बॉलीवुड फॉर्मूले से बिल्कुल अलग थी। कई जगह ऐसा लगा जैसे शाहरुख खुद के ही स्टारडम को क्वेश्चन कर रहे हों। समीक्षकों ने शाहरुख के प्रदर्शन की खूब तारीफ की, लेकिन फिल्म कमर्शियली फेल रही। दर्शकों को शाहरुख का यह अंधेरा पक्ष पसंद नहीं आया। बाद के दौर में इंटरनेट पर इस फिल्म पर कई लंबे लंबे आर्टिकल लिखे गए। अभिनय के स्तर पर शाहरुख के करियर का शायद ये सबसे गहरा काम था, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने इसे भी ठुकरा दिया। आनंद एल राय की जीरो एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन के तौर पर चाहे जितनी खराब फिल्म निकली हो, टेक्निकली ये बहुत साउंड फिल्म थी। रेड चिलीज वीएफएक्स का जलवा इस फिल्म में पूरे जलाल पर था। शाहरुख ने इसमें एक बौने कद के आदमी का किरदार निभाया था जो जिंदगी में अपनी जगह तलाश रहा है। जीरो महत्वाकांक्षी थी, अलग थी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण थी। शाहरुख ने फिर से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। आलोचकों ने कहानी को कमजोर बताया और दर्शकों ने फिल्म को खारिज कर दिया। ये शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक बन गई। इन सब फिल्मों में एक पैटर्न साफ दिखता है। जब भी शाहरुख ने प्रयोग किया, दर्शकों ने उनकी कोशिश को गले लगाने में आनाकानी की, और जब उन्होंने रोमांस किया, बॉक्स ऑफिस ने उन्हें झुककर सलामी दी। यहां सवाल उठता है कि क्या शाहरुख को नया ट्राई करने का स्कोप हमने दिया भी था कभी? शायद नहीं। भारतीय दर्शक अक्सर उस चीज से प्यार करते हैं जो उन्हें पहले से जानी पहचानी लगी। जब उन्हें डीडीएलजे में राज को देखा, उन्होंने तय कर लिया कि यही उनका शाहरुख है। देवदास, वीर ज़ारा, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, हर बार वही रूमानी आत्मा लौटती रही और दर्शक हर बार ताली बजाते रहे। लेकिन जब वो मोहन भार्गव बने, तब उसी दर्शक ने उनसे दूरी बना ली। शाहरुख की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो हमेशा वक्त से आगे रहे हैं। उनकी तकनीकी समझ और भविष्य को देखने की क्षमता अद्भुत रही है। उन्होंने भारतीय सिनेमा में वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन तकनीक को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब बाकी स्टार्स सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे, वो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन डिजाइन के स्तर पर नया सोच रहे थे। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रेड चिलीज वीएफएक्स के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट किया। रावण का सीजीआई वर्क, फैन के फेस मॉर्फिंग इफेक्ट्स और बाद में पठान और जवान जैसे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हुआ वीएफएक्स, ये सब दिखाता है कि शाहरुख सिर्फ अभिनेता नहीं, एक विजनरी प्रोड्यूसर भी हैं। यह भी एक विडंबना है कि जिस शख्स ने इंडस्ट्री को भविष्य दिखाया, उसे जनता ने अतीत की एक इमेज में कैद कर दिया। रेड चिलीज वीएफएक्स आज भारत का एक लीडिंग विजुअल इफेक्ट स्टूडियो है। रावण हो या बाद की फिल्में, इस स्टूडियो ने भारतीय फिल्मों के लिए विश्व स्तरीय वीएफएक्स तैयार किए हैं। ये इस बात का सबूत है कि शाहरुख खान सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी है जो भारतीय सिनेमा के तकनीकी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वो हमेशा बड़ी छलांग लगाने को तैयार रहे हैं। एक टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट उनकी रचनात्मक भूख को दर्शाती है, एक ऐसी भूख जो केवल बाहें फैलाकर प्रेम गीत गाने से संतुष्ट नहीं हो सकती। हर सुपरस्टार का एक दौर होता है जब उसकी लोकप्रियता उसे ही निगल जाती है। शाहरुख के साथ यही हुआ। उन्होंने बार बार कहा कि मैं अपने किरदारों में जीता हूं, लेकिन जब हर किरदार उनसे एक ही चीज मांगने लगे, बाहें फैलाना, प्यार जताना, आंसू गिराना, तो उनके लिए अभिनय बस दोहराव बन गया। शायद इसी वजह से उन्होंने फैन जैसी फिल्म की, ताकि वो उस भीड़ से सवाल पूछ सके जिसने उन्हें बनाया भी और बांधा भी। अगर मैं वो नहीं रहूं जो तुम सोचते हो, तो क्या तुम मुझे चाहोगे? फैन का असली सवाल यही था। जब पठान और जवान आई तो लगा कि शाहरुख ने अपना साम्राज्य फिर से पा लिया है, पर गौर से देखे तो ये सिर्फ उनकी वापसी नहीं थी, ये दर्शकों की भी वापसी थी। 4 साल के ब्रेक के बाद जनता फिर वही शाहरुख चाहती थी जो स्क्रीन पर मुस्कुराए, लड़ाई करे और अंत में जीत जाए। लेकिन जवान में वो एक अलग स्तर पर भी गए। वहां उन्होंने राजनीति, समाज और एक्शन को मिलाकर एक नई भाषा गढ़ी। ये दिखाता है कि वो अब भी प्रयोग से नहीं डरते, बस उसे जनप्रिय भाषा में पेश करना सीख गए हैं। भारतीय दर्शक अपने सुपरस्टार्स को सुरक्षित और परिचित भूमिकाओं में देखना पसंद करते हैं। शाहरुख खान का मतलब था विदेशी लोकेशंस, खूबसूरत गाने, भावुक डायलॉग और अंत में प्रेम की विजय। जब उन्होंने स्वदेश में यथार्थवादी, गांव केंद्रित कहानी पेश की तो दर्शकों ने इसे गंभीर और बोरिंग कहकर नकार दिया। जब उन्होंने फैन में एक नेगेटिव शेड वाली आत्मा आलोचना पेश की तो ये दर्शकों को असहज कर गई। उन्हें वो रोमांस चाहिए था जो दुनिया की समस्याओं से दूर हो। समीक्षकों ने अक्सर स्वदेश, फैन और पहेली में शाहरुख के अभिनय की जमकर तारीफ की। इन फिल्मों की विफलता अभिनय की कमी नहीं बल्कि कहानी के ट्रीटमेंट में दर्शकों की रुचि की कमी को दर्शाती है। वो नायक को समस्या सुलझाते हुए नहीं बल्कि प्रेम में जीतते हुए देखना चाहते थे। शाहरुख की असफल प्रयोगशील फिल्में इस बात की गवाही हैं कि हम बतौर दर्शक कितने बंद दिमाग से फिल्में देखते हैं। हमने उन्हें किंग ऑफ रोमांस बनाया, लेकिन हमने उन्हें किंग ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बनने ही नहीं दिया। जब भी शाहरुख ने कुछ नया करने की कोशिश की, हमने उसे नकार दिया। स्वदेश जैसी गहन और सार्थक फिल्म की जगह हमने ओम शांति ओम जैसी मसालेदार फिल्म को ज्यादा पसंद किया। फैन जैसे साहसिक अभिनय की जगह हमने दिलवाले जैसी औसत दर्जे की फिल्म को ज्यादा देखा। हमने उन्हें एक इमेज में कैद कर दिया और हर बार जब वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें वापस धकेल देते। फिर हम कहते हैं कि टॉम हैंक्स जैसी फिल्में कोई इंडियन सुपरस्टार क्यों नहीं करता। भाई करने देंगे तो करेंगे ना। इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी इस स्थिति को बढ़ावा दिया। जब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिट हुई तो फिल्म मेकर्स ने उसी फॉर्मूले को दोहराना शुरू कर दिया। शाहरुख को बार बार उसी तरह के रोल्स ऑफर किए गए। यशराज और धर्मा जैसे बड़े बैनर्स ने शाहरुख को एक खास इमेज में कास्ट करना जारी रखा।
दिलचस्प बात यह है कि 2023-24 में शाहरुख की वापसी जिन फिल्मों के साथ हुई वो भी अलग अलग तरह के प्रयोग ही थे। पठान में वो एक स्पाई थे, जवान में एक विजिलेंटे और डंकी में एक सामान्य आदमी। लेकिन इन फिल्मों की सफलता का एक कारण ये भी था कि इन्होंने शाहरुख की स्टार इमेज को भी मेंटेन किया। ये फिल्में एंटरटेनमेंट के तत्वों से भरी थी जो दर्शकों को पसंद आ गई। ये एक जटिल संतुलन है आर्ट और कॉमर्स के बीच, प्रयोग और सुरक्षित विकल्पों के बीच। शाहरुख ने अपने हाल के करियर में यह संतुलन खोज लिया है। लेकिन ये सवाल बना रहता है कि अगर दर्शकों ने 2000 के दशक में उनके प्रयोगों को सराहा होता तो क्या उनकी करियर ट्रैजेक्टरी अलग होती। शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वो एक सांस्कृतिक घटना है। उनकी बाहें, उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, ये सब भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसा कलाकार है जो अब भी कुछ नया कहना चाहता है। हर बार जब वो कोई रिस्क लेते हैं वो दर्शकों की परिपक्वता को परखते हैं, और हर बार जब दर्शक उन्हें उसी पुराने किरदार में बांध देते हैं तो हम सब मिलकर एक संभावित महान कलाकार को सीमित कर देते हैं। शाहरुख खान का करियर एक केस स्टडी है। वो एक ऐसे विद्रोही कलाकार के रूप में उभरे जो अपनी ही सफलता के बोझ तले दब गए। उन्होंने जोखिम लिया, अपने पैसे और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया और भारतीय सिनेमा को तकनीकी रूप से आगे बढ़ाया। लेकिन उनका हर विद्रोही प्रयास दर्शकों की सामूहिक इच्छा शक्ति के आगे फीका पड़ गया। शाहरुख की तकनीकी दूरदर्शिता, उनके साहसिक चुनाव और बार बार असफल होने के बावजूद नए प्रयोग करने का उनका साहस, ये सब उनकी असली विरासत है। किंग ऑफ रोमांस का खिताब उनकी एक पहचान है, उनका वजूद नहीं। अंत में यह कहना जरूरी है कि शाहरुख खान के रोमांटिक इमेज में कैद होने की कहानी सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये हिंदी सिनेमा की कहानी है, भारतीय दर्शकों की सोच की कहानी है और उस व्यावसायिक दबाव की कहानी है जो कला को सीमित कर देता है। शाहरुख ने बाहें फैलाई और हमने तालियां बजाई, और लेकिन जब उन्होंने अपने पंख फैलाने चाहे हमने उन्हें उड़ने नहीं दिया। शायद अब समय आ गया है कि हम अपने कलाकारों पर अपनी अपेक्षाओं का बोझ न ला दें, बल्कि उन्हें अपनी कला के आसमान में बेरोक टोक उड़ने दें, किंग बनने दें, उसमें सहयोग दें। गुड लक शाहरुख।